जूही ने ऋषि की शर्ट पर एक लिपस्टिक मार्क देख लिया था, जिसकी वजह से वो ऋषि से नाराज थी। ऋषि को भी जूही की ये बात पसंद नहीं आई कि उसने अपनी जगह मिसेस चंद्रा को ऋषि का ख्याल रखने भेज दिया था। इन सब के बाद जूही के पास रचित का कॉल आता है और दोनों कॉफी शॉप में मिलने का प्लान बनाते हैं। मगर कॉफी शॉप में जूही के पास पहले ऋषि का कॉल आता है, पर जब जूही कॉल नहीं उठाती तो उसके पास ऋषि का मैसेज आता है। मैसेज में 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं, जिन्हें देखकर जूही नर्वस हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। लगता है ये ऋषि कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया है। जूही अपने फोन की तरफ देख ही रही होती है कि रचित उससे पूछता है, ऋषि का कॉल था? रचित की ओर बिना देखे जूही ने कहा, हाँ। फिर कुछ देर रुककर जूही बोली, पता नहीं क्या हो गया है ऋषि को आजकल, वियर्ड बिहेव कर रहा है। इतने कॉल्स और मैसेजेस उसने पहले कभी नहीं किए। जूही की बात सुनकर रचित ने कहा, इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? ऋषि मस्ट बी जेलस। ये सुनकर जूही ने बड़ी हैरानी से रचित की ओर देखा और हंसकर बोली, नहीं, ऋषि और जेलस नॉट पॉसिबल। रचित ने जूही की बात से डिसएग्री करते हुए कहा, क्यों? उसको पता चला होगा कि तुम मेरे साथ बाहर आई हो तो वो। रचित अपनी बात कहते हुए रुक गया। जूही रचित की बात समझ रही थी, पर उसने मन ही मन सोचा, पहले तो ऋषि कभी मुझे लेकर जेलस नहीं होगा, क्योंकि उसे मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वैसे भी मैंने उसे चीकू से मिलने के बारे में बताया ही नहीं है। पर अब जूही रचित से क्या ही कहती, तो उसने बस रचित की ओर देखकर अपना सिर हिला दिया और मुस्कुराकर वो रचित से किसी और टॉपिक के बारे में बात करने ही वाली थी कि वापस से जूही का फोन बजा। ऋषि का दोबारा कॉल देखकर जूही ने सोचा, जूही अब तो ऋषि से बात कर ही ले, कहीं ये ज्यादा नाराज ना हो जाए। ये सोचकर जूही ने ऋषि को कॉल किया, पर इससे पहले ऋषि फोन उठा पाता जूही ने फोन काट दिया। जूही ने फोन पकड़े हुए सोचा, नहीं, मैं क्या ही कहूंगी ऋषि से, मुझे नहीं बात करनी उससे। ये सोचकर जूही ने ऋषि को मैसेज कर दिया। वो गलती से कॉल कट गई थी, अब कॉल नहीं लग रही, कुछ काम था तुम्हें? जूही ने ऋषि को इतना मैसेज करके अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। जूही जानती थी कि उसकी ये हरकतें बचकानी है, पर जूही ऋषि की शर्ट पर लगे उस लिपस्टिक मार्क को भूल नहीं पा रही थी। इसके बाद रचित और जूही बातें करने लगे। रचित ने जूही से पूछा, बात हो गई ऋषि से? जूही ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। रचित फिर बोला, वेल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं देख सकता हूं कि ऋषि को कितनी परवाह है तुम्हारी। ये सुनकर एक पल को जूही की आंखों में उदासी आ गई, पर फिर उसने रचित की ओर देखकर कहा, चीकू, बहुत हुई ऋषि की बातें, अब तुम कुछ अपना बताओ। रचित ने जूही की ओर देखकर कहा, अपना क्या बताऊं? वही रोज का काम, सुबह हॉस्पिटल, रात में घर, यही है मेरी जिंदगी, नथिंग स्पेशल। पर तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है मुझे। जूही ने रचित की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो बोली, हाँ, मुझे भी। फिर कुछ सोचकर जूही बोली, पर चीकू, अब मैं हर टाइम तो तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, तो क्यों ना तुम भी अपने लिए एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो? क्यों, क्या कहते हो? जूही की बात सुनकर रचित कुछ देर के लिए सिर्फ जूही को देखता रह गया, फिर धीमे से बोला, नहीं, कभी कभी अकेले रहना भी अच्छा होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते लाइफ में। इससे पहले जूही कुछ और कहती इस बारे में, रचित ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, अच्छा, वैसे मेरा बर्थडे है, तुम सेलिब्रेट करोगे मेरे साथ? रचित की बात सुनकर जूही अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। फिर कुछ सोचने के बाद उसने रचित से कहा, अरे हाँ, 5 दिन बाद है ना तुम्हारा बर्थडे? आई एम सो सॉरी चीकू, मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी। रचित ने जूही को देखकर मुस्कुरा दिया और फिर दोनों अपने बचपन की बातें करने लगे। इस बात से बिल्कुल अनजान कि बहुत देर से किसी की नजर बस उन्हीं पर टिकी हुई थी। ऋषि का मूड सुबह से ही ठीक नहीं था और जूही भी उसे कोई सीधा जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए आज उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। ऋषि से जब रहा नहीं गया तब उसने जूही को कॉल लगा दिया, पर जूही ने उसकी कॉल नहीं उठाई। फिर मैसेज का भी बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। इन सब की वजह से पहले तो ऋषि को जूही पर गुस्सा आ रहा था, पर फिर बहुत देर बाद उसे जूही की फिक्र होने लगी। उसने फोन को देखते हुए खुद से कहा,
क्या हुआ ये जूही आज कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? फिर से कुछ। इसी घबराहट में ऋषि ने सिंघानिया विला कॉल लगा दिया। वहां से उसे पता चला कि जूही रचित के साथ बाहर गई है। ये सुनकर तो ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही ऋषि ने जूही को कॉल लगाने के लिए अपना फोन खोला, वैसे ही उसमें जूही का मैसेज आया। गलती से फोन कट गया था। ये पढ़कर ऋषि ने जूही को कॉल बैक किया, पर उसका फोन बंद आ रहा था। ये सब देखकर ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, गलती से? हाँ जूही, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। इतना कहते हुए ऋषि ने किसी को फोन लगाकर कहा, हेलो, मुझे जूही की एग्जैक्ट लोकेशन 2 मिनट के अंदर पता करके बताओ। कुछ देर में ही ऋषि के मोबाइल पे एक मैसेज आया जिसमें जूही की कॉफी शॉप वाली लोकेशन का लिंक था। उसे देखकर ऋषि अब कॉफी शॉप के बाहर से ही जूही और रचित को देख रहा था। ऋषि ने जूही को रचित की ओर मुस्कुराते हुए देखा। ये देखकर ऋषि के दिल में कुछ चुभा। ऋषि ने मन ही मन सोचा, मेरी जूही इस डॉक्टर को देखकर यूं मुस्कुरा क्यों रही है? ऋषि कुछ देर तक बस कार में बैठे दोनों को देखता रहा। जब उससे और नहीं देखा गया तो उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ जोर से पटका। उसने कहा, जूही ऐसे मत मुस्कुराओ, किसी और को देखकर कुछ कर बैठूंगा मैं। इतना कहकर ऋषि ने अपनी कार घुमाई और वो वहां से चला गया। इसके बाद रचित जूही को लेकर अम्यूजमेंट पार्क गया। वहां दोनों ने बहुत मस्ती की और लास्ट में रचित ने जूही के साथ डिनर करके उसे सिंघानिया विला ड्रॉप कर दिया। जब जूही सिंघानिया विला आई तो उसे माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। घर में पिन ड्रॉप साइलेंस था और बस इशिका सिंघानिया यहाँ से वहां टहल रही थी। इशिका सिंघानिया को यूं चक्कर लगाते देखा तो जूही ने उनसे पूछा, मिसेस सिंघानिया, क्या हुआ? जूही को देखकर इशिका सिंघानिया ने धीमे से कहा, ओह जूही, तुम आ गई, बैठो। जूही इशिका सिंघानिया के कहने पर उनके बगल में बैठ गई। फिर इशिका सिंघानिया ने जूही से कहा, कुछ नहीं, देखो ऋषि को उसे अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं है। दिन भर ऑफिस में काम करके आया था, पर देखो अब बिना कुछ खाए सीधे रूम में चला गया। जूही ने यह सुनकर इशिका सिंघानिया से कुछ नहीं कहा, पर उसने मन ही मन सोचा, तो क्या हुआ अगर एक दिन खाना नहीं खाएगा, मर थोड़ी जाएगा। और वैसे भी क्या पता उस लिपस्टिक वाली के साथ ही खाकर आया हो। इतने में मिसेस चंद्रा खाने से भरी प्लेट लेकर वहां आ गई और वो बोली, नहीं मैडम, सर अभी भी खाना नहीं खा रहे। ये सुनकर इशिका सिंघानिया का चेहरा चिंता से भर गया। वो बोली, ऐसे कैसे चलेगा मिसेस चंद्रा, आप जाइए और ऋषि की हर मनपसंद डिश तैयार करवाइए। इशिका सिंघानिया को ऋषि के लिए इतना परेशान देखकर जूही ने कहा, मिसेस सिंघानिया, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जब ऋषि को भूख लगेगी तब वो खुद ही खा लेगा। जूही की ऐसी बेपरवाह टोन इशिका सिंघानिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो जूही की ओर देखकर सीरियसली बोली, जूही, माना कि तुम्हें ऋषि से कोई मतलब नहीं है या तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, पर तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? पता है कि ऋषि दिन भर कितनी मेहनत करता है, कितने लोग डिपेंडेंट है उस पर। जूही को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इशिका सिंघानिया के इतने सीरियस लेक्चर के बाद उनसे क्या कहे, इसीलिए जूही चुप ही रही। कुछ देर सोचने के बाद इशिका सिंघानिया ने जूही से कहा, खैर, अब तुम्हारे अलावा कोई और ऋषि के रूम में नहीं जा सकता, तो अब तुम ही उसके लिए खाना लेकर जाओ। ये सुनकर जूही ने मन ही मन सोचा, अरे इसमें इतनी दुखी होने वाली कौन सी बात है? रूम में ही तो नहीं जा सकते, मुझे भी नहीं जाना है। पहले ऋषि ने मुझे इशिका सिंघानिया को अपोज करने के लिए अपने रूम में रखा था, बाद में रूम की सफाई करने के लिए। ये ऋषि किसी की हमदर्दी के काबिल नहीं, पर अब ये बात मिसेस सिंघानिया को कौन समझाए? जूही के एक्सप्रेशंस देखकर इशिका सिंघानिया ने धीमी आवाज में कहा, जूही, अभी मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई थी। आई होप यू डोंट माइंड एंड आई एम सॉरी फॉर द सेम। जूही को इशिका सिंघानिया की सॉरी सुनकर उनका कल वाला रौद्र रूप याद आ गया, तो जूही ने जल्दी से अपने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जूही को ऐसे देखकर इशिका सिंघानिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर वो जूही से बोली, अच्छा तो ठीक है, मैं अभी किचन से ऋषि के लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम उसे रूम में लेकर चली जाना। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर जूही ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने सोचा, हाँ, और मैं कर भी कह सकती हूँ।
पर जब कुछ देर बाद जूही खाना लेकर ऋषि के रूम में पहुंची तो वहां रूम में सभी लाइट्स ऑफ थी। कमरा देखकर जूही ने सोचा, ये यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ऋषि सो गया क्या? पर वो कभी इतनी जल्दी तो सोता नहीं है। इतना सोचकर जूही ने रूम का डोर अपने पैर से बंद कर दिया और स्विच बोर्ड की तरफ जाने लगी। जूही का हाथ स्विच की ओर बढ़ा ही था कि किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अचानक से ऐसा होने पर जूही की चीख निकल गई और खाने की प्लेट उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। जूही को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर अंधेरे में भी जूही को ऋषि की बाहों का एहसास हो रहा था। जूही ने कहा, ऋषि, ऋषि तुम ही हो ना? कुछ कहो। पर उस इंसान ने कुछ नहीं कहा। उसने जूही को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर लेटा दिया। जूही को ऋषि के होने का एहसास तो था, पर अंधेरे में उसे सब कुछ डरा रहा था। इसलिए जूही बेड पर लेटते ही उस इंसान से दूर चले जाना चाहती थी, पर इतने में ही उस इंसान ने जूही के एंकल्स पकड़ लिए और उन्हें किसी चीज से बांध दिया। ऐसी सिचुएशन में खुद को पाकर जूही घबरा गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। जब वो इंसान अब भी नहीं रुका तो जूही ने घबराते हुए कहा, ऋषि, ऋषि क्या हुआ है? जो भी है हम बात कर सकते हैं प्लीज, तुम मुझे ऐसे डरा रहे हो। पर उस इंसान पर जूही की बातों का कोई असर नहीं हुआ। क्या ये इंसान ऋषि ही है या कोई और? क्या इरादे हैं उसके यूं जूही को बांधने के? अब क्या करेगी जूही और क्या मोड़ लेगी ऋषि और जूही की कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। इशिका सिंघानिया के कहने पर जूही ऋषि के लिए खाना लेकर उसके रूम में गई थी, पर रूम में जाकर जूही ने देखा कि वहां सभी लाइट्स बंद थी, जिसे देखकर जूही थोड़ा कंफ्यूज हुई। पर इससे पहले कि जूही लाइट्स ऑन कर पाती, किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जूही को एहसास हो रहा था कि ये इंसान ऋषि ही है, पर फिर भी उसे डर लग रहा था। उस इंसान ने फिर जूही को बेड पर लेटा दिया और जूही के एंकल और हाथ किसी चीज से बांध दिए। और जूही के प्रोटेस्ट के बाद भी वो इंसान नहीं रुका। उसने जूही की टी शर्ट फाड़ दी। ऐसा होते ही जूही तेज से चिल्लाई, आ! हेल्प! जूही और कुछ कहना चाहती थी, पर उस इंसान ने उसके मुंह में एक कपड़ा डाल दिया, जिसकी वजह से अब जूही कुछ भी नहीं कह पा रही थी। अब बस उसके मुंह से हूं हूं की आवाज आ रही थी। इतने में किसी ने ऋषि के रूम के बाहर नॉक किया। डोर की खटखट सुनकर वो इंसान रुक गया और जूही को एक आस की किरण दिखी। पर अगले ही पल उस इंसान ने जूही से कहा, वेट, और वो डोर की ओर चला गया। वेट, ये पहला शब्द था जो ऋषि ने अभी जूही से कहा था। ये वर्ड सुनकर जूही को एक अजीब सा सुकून मिला। अभी भी जूही नर्वस थी, पर ऋषि की आवाज में कुछ तो था जो जूही को यकीन दिला रहा था कि ऋषि उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। जब ऋषि ने डोर खोला तो वहां इशिका सिंघानिया खड़ी थी। ऋषि को देखते ही इशिका सिंघानिया ऋषि के करीब आना चाहती थी, पर ऋषि की इरिटेटेड आंखें देखकर वो अपनी जगह पर ही रुक गई। फिर इशिका सिंघानिया ने मुस्कुराकर ऋषि से पूछा, क्या हुआ ऋषि? मैंने अभी कुछ टूटने और चिल्लाने की आवाज सुनी थी। तुम ठीक तो हो ना? इशिका सिंघानिया की कंसर्न भरी टोन का ऋषि पर कोई असर नहीं पड़ा। वो दरवाजे पर ही टिक गया कि इशिका सिंघानिया को अंदर रूम का कुछ भी ना दिखे। फिर ऋषि ने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। मुझे खाना नहीं खाना था तो मैंने प्लेट फेंक दी। और जूही उसी सब में चिल्ला पड़ी। ऋषि और इशिका सिंघानिया की बातें सुनकर जूही बेड से ही हूं कर रही थी, पर किसी ने भी जूही पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि की बात सुनकर इशिका सिंघानिया ने कहा, ओह, जूही जरा दिल की कमजोर है, पर अब वो कहाँ है? ठीक तो है ना? इशिका सिंघानिया की बात सुनकर अंदर बेड पर लेटी जूही ने मन ही मन सोचा, दिल की कमजोर, व्हाट द हेल? फिर इशिका सिंघानिया की आगे की बात सुनकर जूही ने हूं करते हुए कहने की कोशिश की, पर कोई आवाज तो आई नहीं। बस जूही अपने मन में ही कह पाई, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, बचाओ मुझे आकर। पर किसी ने फिर जूही के मन की आवाज को नहीं सुना। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर ऋषि ने बड़ी ही कैजुअली कहा, वो जो खाना गिर गया था, जूही उसी को साफ कर रही है, और आपको क्या मतलब कि जूही क्या करती है और क्या नहीं? इशिका सिंघानिया ने ऋषि की बात सुनकर मन ही मन सोचा, अब लगता है कि ऋषि के सब्र का बांध टूटने वाला है, और इससे पहले कि ऋषि मुझ पर गुस्सा करे,
मैं चली जाती हूँ यहाँ से। इतना सोचकर ऋषिका सिंघानिया ने ऋषि से कहा, अच्छा गुड कि सब ठीक है, तो अब मैं भी चलती हूँ, तुम भी आराम करो अब। ऋषि ने इशिका सिंघानिया की बात पर सिर्फ अपना सिर हिला दिया। इशिका सिंघानिया थोड़ा रुक कर फिर बोली, अच्छा गुड नाइट। ऋषि ने भी गुड नाइट कहकर डोर लॉक कर दिया। फिर ऋषि को अपनी ओर आता देख जूही की धड़कनें बढ़ने लगी। वो ऋषि के सामने खुद को बहुत एक्सपोज्ड महसूस कर रही थी। ऋषि धीमी चाल से जूही की ओर बढ़ रहा था। उसकी नजरें जूही पर एक टक टिकी हुई थी। जूही बस बेड पर लेटे लेटे हूं हूं कर रही थी। ऋषि जूही के करीब बेड पर बैठ गया और उसके मुंह के पास जाकर कहने लगा, मैं एक मौका दे रहा हूं तुम्हें, चिल्लाना बिल्कुल मत। इतना कहकर ऋषि ने जूही के मुंह से कपड़ा हटा दिया। मुंह खोलते ही जूही कहने लगी, पागल हो गए हो क्या तुम ऋषि, क्या करना चाहते हो? ऋषि ने फिर अपने हाथों से जूही के गालों को छूते हुए कहा, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बस चाहता हूं कि तुम अपनी गलती मान लो। जूही ने ऋषि की बात सुनकर अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा, गलती? कैसी गलती? तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। ऋषि ने जूही की इस बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर कर दी और बोला, अच्छा। इसके बाद ऋषि ने जूही को अपनी ओर खींचा और खुद उसके पैरों के बीच जाकर बैठ गया। ये देखकर जूही ने थोड़ा जोर से कहा, ऋषि क्या क्या? ऋषि ने जूही के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, श्श। फिर ऋषि जूही के ऊपर ही लेट गया और जूही के दोनों गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, कुछ याद आया तुम्हें कि तुमने क्या गलत किया है? जूही ऋषि की बातों को समझ नहीं पा रही थी और ऋषि को खुद के इतना करीब पाकर जूही का दिमाग चलना भी बंद हो गया था। बस उसने आंखों के सामने एक ही चीज फ्लैश हो रही थी, डेंजर, हैंडसम डेंजर। इसी के चलते जूही ने जल्दी से कह दिया, सॉरी, आई एम सॉरी। पर अब ऋषि पर जूही की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। जूही को अपने इतना करीब देखकर ऋषि के अंदर से आवाज आ रही थी, शी इज माइन, बस मेरी। जूही को देखकर ऋषि ने मन ही मन सोचा, जूही, जब तुम उस दिन मेरी बाहों में पॉइजन के असर में बेहोश हुई थी, तब से मुझे एहसास है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। पर उस दिन तुम्हारी फेक फोटोज को देखकर पहली बार मुझे जेलिसी और पोजेसिवनेस फील हुआ। और आज तुम्हें यूं उस डॉक्टर के साथ मुस्कुराता देख तो जैसे मेरे अंदर कोई जानवर जाग गया हो, जो तुम्हें हमेशा के लिए सिर्फ अपना बना लेना चाहता हो। क्या बना दिया है तुमने मुझे जूही, एकदम मेरे बाप जैसा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। जूही, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। इतना सोचकर ऋषि ने जूही के लिप्स पे बाइट कर लिया तो जूही के भी मुंह से आवाज निकल गई, आ, ऋषि। ऋषि अब भी नहीं रुका। उसने जूही की आंखों में देखते हुए कहा, बताओ, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना उस डॉक्टर के पास? जूही पहले तो ऋषि का सवाल सुनकर एक पल को हैरान रह गई। जब जूही ने कुछ नहीं कहा तो ऋषि ने जूही के ईयर लोब को सक कर लिया। इतनी सारी सेंसेशंस को एक साथ में महसूस करके जूही का दिमाग बंद होने लगा था। उसने बिना कुछ सोचे कह दिया, नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। ऋषि जूही की यह बात सुनकर थोड़ा खुश हुआ, पर अगले ही पल जूही ने कह दिया, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकती हूं? मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, मेरे पास रुपए नहीं है। जूही की कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सुनकर ऋषि ने जूही के लिप्स में जोर से किस किया, फिर कहने लगा, हाँ सही कहा तुमने, तुम मेरे कर्ज में हो, तो ये कर्ज तुम्हें क्यों ना आज मेरी होकर। ऋषि अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही जूही ने गुस्से में ऋषि के होंठों को जोर से काट लिया, इतना कि उसमें से खून बहने लगा। फिर जूही ने चिल्लाकर ऋषि से कहा, ऋषि क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? नशा करके आए हो क्या? हटो, छोड़ो, जाने दो मुझे। जूही अपनी बात कहती जा रही थी और खुद को ऋषि से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऋषि ने जूही को और कस के पकड़ लिया और पागलों की तरह जूही को किस करने लगा।
जूही ऋषि के बॉडी चेंजेस को फील कर रही थी, जिनके कारण एक और जहां उसका दिमाग वार्निंग बेल्स बजा रहा था, वहीं दूसरी ओर जूही की बॉडी ऋषि में खो जाना चाहती थी। ऋषि के हाथ जूही को अपने में समा लेना चाहते थे। जहां जहां ऋषि जूही को छू रहा था, जूही की बॉडी में वहां वहां करंट दौड़ रहा था। जब ऋषि के हाथ जूही की जीन्स पर पड़े तो एकदम से जूही को होश आया कि वो क्या करने जा रही है, और इसके बाद जूही रोने लगी और रोते हुए ऋषि को रोकने के लिए कहने लगी। वो बोल रही थी, ऋषि नो प्लीज, मुझे नहीं। जूही की रोती आवाज को सुनकर ऋषि को ऐसा लगा मानो किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया, और ऋषि एकदम से रुक गया। एक पल को ऋषि जूही के ऊपर ही रुककर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर वो खुद को मन ही मन कोसते हुए बोला, जानवर है क्या तू ऋषि? क्या करने जा रहा था तू जूही के साथ? छी। इसके बाद ऋषि ने जूही के रोते हुए चेहरे को देखा तो ऋषि की आंखें भी नम हो गई। ऋषि जल्दी से जूही के ऊपर से उठा और जूही के हाथ और पैर खोलते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। अचानक से हुए इन इवेंट से जूही अभी तक पूरी तरह नहीं उभर पाई थी। पैर और हाथ खुलने के बावजूद जूही बेड पर ही लेट कर रोती रही। ऐसे जूही को देखकर ऋषि ने जूही को अपनी बाहों में भर लिया और बार बार उससे अपने किए की माफी मांगता रहा। जब जूही कुछ देर बाद शांत हुई तो उसने ऋषि को धक्का दिया और कहने लगी, जाओ हटो मेरे पास से, तुम बुरे हो, बहुत बुरे। पर ऋषि ने जूही को खुद से दूर नहीं जाने दिया और बोला, हाँ बहुत बुरा हूं मैं, आई एम सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। ऐसे ही कुछ देर तक जूही से सकती रही और ऋषि उसे शांत कराता रहा। कुछ देर बाद जब जूही ने रोना बंद कर दिया तो ऋषि ने उसे देखकर एक बार और माफी मांगी, पर इस बार जूही ने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो बस अपना सिर झुकाए बैठी रही। ऐसे जूही को देखकर ऋषि को खुद पर बहुत गुस्सा आया। ऋषि ने मन ही मन सोचा, तू क्या बनता जा रहा है ऋषि, बिल्कुल अपने बाप जैसा, जिससे तुझे सख्त नफरत है। आज तूने भी जूही के साथ वही किया जो वो तेरी माँ के साथ करता था। हाउ कुड यू ऋषि, हाउ कुड यू। ऋषि को ये सब सोचकर खुद से नफरत हो रही थी। ऋषि ने एक बार जूही की ओर हाथ बढ़ाया, पर फिर से ऋषि को अपने करीब आता देख जूही डरकर पीछे हट गई। जूही को खुद से यूं डरता देख ऋषि के दिल में मानो किसी ने कांच चुभा दिया हो। फिर ऋषि ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच कर कहा, जूही डरो मत, आई प्रॉमिस मैं कभी वापस ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं आज रात ऑफिस चला जाता हूँ, वहीं रुक जाऊंगा, तुम यहाँ आराम कर लो। ऋषि की ये बात सुनकर जूही उसकी ओर देखने लगी। फिर कुछ सोचकर जूही बोली, अच्छा, पर फिर तुम मिसेस सिंघानिया से क्या कहोगे? ऋषि ने मुस्कुराकर जूही से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कह दूंगा कि ऑफिस में मुझे कुछ काम था। जूही ने फिर ऋषि का चेहरा देखकर कुछ झिझकते हुए कहा, पर वो तुम्हारे लिप्स। ऋषि ने जूही की बात सुनकर अपने होंठों को छुआ। फिर उसने अपना सिर हिलाकर जूही से कहा, ओह, ये तो मैं कुछ दिन ऑफिस में ही रुक जाऊंगा, तुम यहाँ अपना ख्याल रखना। इसके बाद जूही ने ऋषि से और कुछ नहीं कहा और ऋषि ने भी जूही को कुछ देर नजर भर के देखा और फिर वो रूम से चला गया। ऋषि के जाने के बाद जूही ने अपने आसपास बिखरे कमरे को देखा और फिर कुछ देर पहले ही अपने और ऋषि के बीच के पलों को याद करने लगी। उन पलों को सोचकर जूही को ऋषि से नफरत नहीं हुई, बल्कि एक अलग सा, कुछ नया सा जज्बात वो अपने अंदर महसूस करने लगी। जूही ने फिर अपने दिल पे हाथ रखकर खुद से पूछा, जूही, तू ऋषि को लेकर क्या महसूस करती है? क्या होगा जूही का जवाब? क्या ऋषि भी बिल्कुल अपने बाप की तरह साइको है? क्या नया मोड़ लेने वाली है जूही और ऋषि की जिंदगी? ऋषि ने अपनी जेलेसी के चलते जूही को बेड से बांध दिया और उसे किस भी किया। जूही के रोने और मना करने के बाद ऋषि रुक गया और उसने जूही से माफी भी मांगी, पर जूही अब भी शौक में थी तो वो ऋषि से कुछ नहीं कह पाई, जिसे देखकर ऋषि का गिल्ट और बढ़ गया और इसी वजह से उसने ऑफिस में ही रुकने का फैसला ले लिया। ऋषि के रूम के जाने के बाद
जूही खुद से सवाल करती है कि जूही तो सच में ऋषि को लेकर क्या फील करती है। सवाल के जवाब में जूही को ऋषि के साथ बिताए हुए सभी पल याद आ गए। कहीं ना कहीं जूही जानती थी कि वो ऋषि के लिए कुछ महसूस करने लगी है, पर अब भी वो इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। यही सब सोचते सोचते न जाने कब जूही की नींद लग गई। अगली सुबह डोर नॉक होने पर जूही की नींद खुली तो उसने अपने चारों ओर रूम की हालत देखी। रूम बिखरा हुआ था। वो कपड़ा अब भी जमीन पर पड़ा था जिससे ऋषि ने कल उसे बांधा था। पिछली रात जूही यूं ही थक कर सो गई थी, पर अब डोर नॉक होने पर उसने जल्दी जल्दी पहले रूम ठीक किया और फिर खुद को। इसके बाद जूही ने जब डोर खोला तो उसके सामने इशिका सिंघानिया खड़ी थी। जूही को देखते ही इशिका सिंघानिया बोली, जूही, ऋषि कहाँ है? जूही ने पहले तो इशिका सिंघानिया की ओर देखकर मन ही मन सोचा, वाव, मेकअप भी कमाल चीज है। आज ये इशिका सिंघानिया बिना मेकअप अचानक से 10 साल बड़ी लगने लगी है। फिर जूही ने मुस्कुराकर इशिका सिंघानिया को ग्रीट किया और बोली, ऋषि वो यहाँ नहीं है। वो तो कल रात ही ऑफिस चला गया था। शायद कुछ अर्जेंट काम था उसे ऑफिस में। जूही का ऐसा आधा अधूरा सा जवाब सुनकर इशिका सिंघानिया सैटिस्फाइड नहीं हुई। उन्होंने जूही से फिर पूछा, क्या काम? कितनी देर गया वो एग्जैक्टली? और तुम क्या कर रही थी कल? आवाजें कैसी आ रही थी तुम्हारे रूम से? इशिका सिंघानिया की यूं धड़ाधड़ सवाल सुनकर जूही का सिर चकराने लगा। उसने एक गहरी सांस लेकर इशिका सिंघानिया से कहा, वो खाने की प्लेट गिर गई थी तो मेरी चीख निकल गई। वही आवाज सुनाई दी होगी आपको। आई एम सॉरी। फिर जूही ने थोड़ा रुक कर कहा, और रही बात ऋषि की, तो वो मुझे कहाँ कुछ बता के जाता है। मुझे नहीं पता कि ऑफिस में उसे क्या काम है। जूही का जवाब सुनकर इशिका सिंघानिया ने धीमे से पहले सिर हिला दिया, फिर कुछ सोचकर वो जूही से सीरियसली बोली, जूही, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और ऋषि का कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारा रिश्ता भी झूठा है, पर याद रखो कि ऋषि ने इस बीच कितनी हेल्प की है तुम्हारी, तो तुम्हें भी ऋषि की इज्जत और नाम का ख्याल रखना चाहिए। इशिका सिंघानिया की बात पर जूही ने सिर झुकाकर कहा, जी मिसेस सिंघानिया। ऐसी ओबीडियंट जूही को देखकर इशिका सिंघानिया ने जूही का हाथ पकड़कर कहा, इट्स गुड अगर तुम समझती हो। इतना कहकर इशिका सिंघानिया वहां से चली गई और उनके जाने के बाद जूही ने भी चैन की सांस ली। इशिका सिंघानिया का सुबह से ही मूड ऑफ हो गया था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं कितनी खुश थी सुबह। मुझे लगा आज सबसे पहले उठकर मैं अपने ऋषि का चेहरा देखूंगी, पर फिर मिसेस चंद्रा ने मुझे बताया कि ऋषि तो कल रात ही ऑफिस चला गया था। क्या बात होगी? ऑफिस में तो सब ठीक है, कहीं वो लिपस्टिक वाली चुड़ैल तो नहीं? पता लगाना होगा। जहां एक ओर इशिका सिंघानिया अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जूही के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। जूही ने कैजुअली अपना फोन उठाया। वो सोच रही थी, जरूर कोई फालतू का नोटिफिकेशन आया होगा, पर यहाँ मुझे तो मेरी लाइफ भी बिल्कुल। जूही ने ये सोचते हुए अपना फोन उठाया और नोटिफिकेशन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जूही ने अपने मुंह में हाथ रखकर पहले तो कुछ देर तक फटी आंखों से अपने नोटिफिकेशन की ओर देखा, फिर जूही अपनी फोन स्क्रीन की ओर देखकर बोलने लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? कोई मजाक है क्या? पर ये तो बैंक का ऑफिशियल मैसेज है। जूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो जो पहला नाम उसके दिमाग में आया वही उसने डायल कर दिया। पहले ही बेल के साथ ऋषि ने फोन उठा लिया। उसने फोन उठाते ही कहा, जूही। पर जब जूही ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषि को टेंशन होने लगी। उसने घबराते हुए फिर से पूछा, जूही, क्या हुआ है? क्या कुछ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो जूही? ऋषि के सवाल सुनकर जूही का ध्यान टूटा। उसने बिना कुछ सोचे समझे ऋषि को कॉल तो लगा दी थी, पर अब जूही को कल रात वाला इंसिडेंट सोचकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऋषि से आखिर बात कैसे करे। जूही ने एक गहरी सांस लेकर ऋषि से कहा, ऋषि। जूही की आवाज सुनकर ऋषि को चैन की सांस आई। उसने फिर धीमे से जूही से पूछा, हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? जूही ने अपने कपड़े पर बनी फ्लावर प्रिंट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ। वो तुमने मिसेस सिंघानिया से बात की?
ऋषि ने अपनी चेयर पर सिर टिका दिया। फिर वो बोला, हाँ मेरी बात हो गई है उनसे, तुम टेंशन मत लो। जूही ने फिर से ऋषि की बात सुनकर एक धीमा सा हाँ कह दिया। ऋषि बस इस बात से खुश था कि कल के बाद भी जूही उससे बात करने को तैयार थी, पर वो ये भी समझता था कि जूही ने यूं ही उसे कॉल नहीं किया होगा। इसीलिए ऋषि ने फिर से जूही से धीमे से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? जूही ने थोड़ा रुककर ऋषि से कहा, वो अभी कुछ देर पहले मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया था कि एक बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। सच है क्या वो? तुम्हें पता है कैसे? जूही की इतनी सीरियस टोन सुनकर ऋषि ने हंसते हुए कहा, बड़ा अमाउंट? पक्का? ऋषि की हंसी सुनकर जूही भी एक्साइटेड हो गई। उसने कहा, हाँ बहुत बड़ा अमाउंट। जूही की बात सुनकर ऋषि बोला, अच्छा बाबा बड़ा, मैंने ही तुम्हारे अकाउंट में वो रुपए ट्रांसफर करवाए हैं। जूही ने ये सुनकर एक्साइटेड होकर पूछा, सच्ची मेरे हैं वो रुपए? पर क्यों? ऋषि ने हंसते हुए कहा, सोचो क्या किया है तुमने? जूही ने बिना सोचे कहा, मुझे नहीं पता ऋषि, सस्पेंस मत क्रिएट करो, जल्दी बताओ। ऋषि को जूही की एक्साइटेड टोन सुनकर एक सुकून महसूस हुआ। उसने फिर बिना वक्त गवाए जूही को बताया, जूही इंडस्ट्रीज के डिविडेंड्स। ऋषि के इतना कहते ही जूही सब समझ गई। उसने मन ही मन सोचा, ओह तो ये उन्हीं जूही इंडस्ट्रीज के 30% शेयर्स का है जो ऋषि ने नीना पांडे से मेरे नाम करवाए थे। जूही सब कुछ जानने के बाद और भी ज्यादा खुश हो गई। उसने हंसते हुए ऋषि से कहा, ऋषि अब मैं तो अमीर हो गई, एकदम वेल्दी यंग लेडी जैसी। ऋषि कुछ कह पाता उससे पहले जूही वापस से बोली, अच्छा मेरे पास अब इतने रुपए हैं, पर मेरे पास उनका कोई काम तो है नहीं, क्यों ना मैं इनसे तुम्हारा लोन चुका दूं? जूही की ये बात सुनकर ऋषि ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, इतने थोड़े रुपए से तुम सिंघानिया कॉर्पोरेशन का लोन चुका सकती हो क्या? कोई जल्दी नहीं है, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इन रुपए से कुछ अपने लिए ही खरीद लो। ऋषि की बात सुनकर जूही ने भी मन ही मन सोचा, क्या जूही तू भी ना एक्साइटमेंट में कुछ भी कहती है। सच में इतने से अमाउंट से तू सिंघानिया कॉर्पोरेशन का लोन कैसे चुका सकती है? फिर जूही ने ऋषि से कहा, हाँ पर अभी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इतने में जूही को कुछ याद आया तो तुरंत जूही ने ऋषि से कहा, अच्छा ठीक है फिर बाय। अपनी बात कहकर जूही ने बिना ऋषि के कुछ कहे ही फोन काट दिया। टूं की आवाज सुनकर ऋषि ने अपना फोन कान से हटाकर देखा तो कॉल कट चुकी थी। ये देखकर ऋषि ने अपना सिर हिलाकर कहा, सिर्फ तुम? जूही, तुम्हारे अलावा आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेरा फोन काटे। इतना सोचते हुए ऋषि एक दूसरी बात सोचने लगा। उसने खुद से कहा, मैंने आज तक जूही को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, ऐसे कैसे चलेगा? जहां एक ओर ऋषि जूही को कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जूही सोच रही थी, चलो अच्छा है सही टाइम पर मेरे पास रुपए आए हैं, अब मैं चीकू के लिए कुछ अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट ले सकती हूँ। ऋषि सोच ही रहा था कि वो जूही को क्या गिफ्ट दे। उतने में किसी ने उसके डोर पर नॉक किया। ऋषि अपनी चेयर पर सीधे बैठ गया और उसने अपना फोन साइड में रखकर कहा, कम इन। ऋषि के ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी नैना आई थी। उसने ऋषि की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ये पांडा कंपनी की डेटा रिपोर्ट है जो आपने मांगी थी। ऋषि ने रिपोर्ट लेते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर रिपोर्ट देखते हुए ही ऋषि ने नैना से पूछा, कल की मीटिंग की प्रिपरेशन हो गई? नैना ने जवाब में कहा, यस सर, वो मीटिंग आज दोपहर 2 बजे के लिए स्केड्यूल हो गई है। ऋषि ने नैना की बात सुनकर कहा, ओके गुड, अगर और कुछ नहीं है तो यू कैन लीव। नैना फिर ऋषि से ये कहकर यस मिस्टर सिंघानिया बाहर जाने को पलटी, पर इतने में ऋषि ने कुछ सोचकर नैना से कहा, वेट। ऋषि की आवाज सुनकर नैना तुरंत ऋषि की ओर देखकर बोली, यस सर। ऋषि ने नैना की ओर देखकर पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट पसंद है? ऋषि का यह सवाल सुनकर नैना ने अपना सिर हिलाकर पूछा, सर क्या कहा आपने? ऋषि ने अपनी बात वापस से पेशेंटली कही, लड़कियों को कैसे गिफ्ट पसंद आते हैं?
ऋषि के काम एक्सप्रेशंस देखकर नैना ने खुद को डांटते हुए सोचा, क्या नैना, इतना बड़ा रिएक्शन देने की क्या जरूरत थी। ये सोचकर नैना ने अपने एक्सप्रेशंस ठीक किए और ऋषि के सवाल का प्रोफेशनली जवाब देने लगी। उसने सोचकर कहा, सर, सभी की पसंद अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किसको गिफ्ट देना चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, किस चीज से उन्हें खुशी मिलेगी। नैना की बात सुनकर ऋषि सोच में पड़ गया। जूही, उसको क्या पसंद आएगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। ओह, ये सवाल तो करोड़ों की डील से भी मुश्किल है। ऋषि को ऐसे परेशान देखकर नैना ने मन ही मन सोचा, वाओ, किसने सोचा था कि ऋषि सर भी किसी लड़की को गिफ्ट देने के लिए परेशान हो सकते हैं। देखते ही देखते 5 दिन यूं ही बीत गए। इन दिनों ऋषि सच में सिंघानिया विला वापस नहीं गया। जूही के दिन बिना और किसी हंगामे के गुजरे, पर ऋषिका सिंघानिया बहुत डिप्रेस थी। ऋषिका सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, मैं ही जानती हूँ कि ये 5 दिन बिना ऋषि के मेरे लिए कितने मुश्किल थे। वो इन दिनों बिल्कुल घर नहीं आया और उसने तो ऑफिस में भी मुझे अवॉइड किया। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। जहां एक ओर ऋषिका सिंघानिया ऋषि के लिए आंसू बहा रही थी, वहीं दूसरी ओर जूही रचित का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। रचित ने अपनी बर्थडे पार्टी दिल्ली के सबसे शानदार होटल ब्लू स्टार में रखी थी। रचित जूही के साथ अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, पर जूही की मिसेस सिंघानिया वाली आइडेंटिटी ये अलाउ नहीं करती थी। इसलिए रचित ने पार्टी में अपने कलीग्स को भी इनवाइट किया था। जूही मिसेस सिंघानिया को बताकर रचित की बर्थडे पार्टी के लिए सिंघानिया विला से निकल गई। क्या होने वाला है रचित की बर्थडे पार्टी में? क्या कभी ऋषि और जूही बात करके अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जूही मिसेस सिंघानिया को बताकर रचित की बर्थडे पार्टी के लिए सिंघानिया विला से निकल गई थी। जूही ने होटल पहुंचकर रचित को कॉल लगाया, फिर दोनों साथ ही अंदर गए। रचित के भी सभी कलीग्स वहां ही पहले पहुंच चुके थे। जूही ने बहुत दिनों बाद कोई बर्थडे पार्टी अटेंड की थी, तो वो भी बहुत खुश थी। जूही के इतने दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद सभी जानते थे कि वो डॉक्टर रचित की अच्छी दोस्त और फेमस बिजनेसमैन ऋषि सिंघानिया की वाइफ है। पार्टी में वो सीनियर डॉक्टर भी थे जिनको ऋषि ने जूही की देखभाल के लिए पर्सनली अपॉइंट किया था। सीनियर डॉक्टर जूही के पास आकर बोले, मिसेस सिंघानिया, आप तो आज ग्लो कर रही हैं। जूही ने हंसकर कहा, थैंक यू डॉक्टर, ये आपकी ट्रीटमेंट का ही असर है। जूही की बात पर सीनियर डॉक्टर भी हंसने लगे और बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया, अरे मैंने कुछ नहीं किया, सारा कमाल तो डॉक्टर रचित का ही था। पर बाद में। इतना कहते हुए सीनियर डॉक्टर रुक गए तो जूही ने कंफ्यूज्ड होकर उनसे पूछा, बाद में क्या डॉक्टर? जब जूही के पूछने पर भी सीनियर डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा तो रचित साइड से बोला, अरे और क्या जूही, तुम्हारे पति मुझसे जेलस हो रहे थे तो उन्होंने मुझे हटाकर तुम्हारे लिए दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट कर लिया। रचित की बात सुनकर जूही ऑकवर्डली हंसती और मन ही मन सोचने लगी, जेलस और ऋषि ना, जरूर कुछ खुराफात चल रही होगी उसके दिमाग में। जूही ने बात खत्म करते हुए कहा, चीकू, ऋषि के बारे में बात मत करो, अपना बताओ। ये सुनकर रचित बोला, अच्छा ठीक है, तो आज हम ऋषि के बारे में फिर कोई बात नहीं करेंगे, डील? जूही ने भी कह दिया, डील। इसके बाद दोनों रचित और जूही आपस में बातें करने लगे। तभी येलो ड्रेस पहने एक लड़की उनके बगल में आकर खड़ी हो गई। येलो ड्रेस वाली लड़की ने रचित को गिफ्ट देकर बर्थडे विश किया और उससे अपना गिफ्ट खोलने के लिए कहा। रचित ने येलो ड्रेस वाली लड़की से पोलाइटली स्माइल करके कहा, थैंक यू, बट आपने इतने प्यार से गिफ्ट दिया है तो अच्छा ही होगा। रचित की जुबान में तो नरमी थी पर उसकी आंखों में साफ इनकार था। ये देखकर येलो ड्रेस वाली लड़की वहां से मुंह लटकाकर चली गई। साइड में खड़ी जूही ने ये सब देखकर मन ही मन सोचा, वाओ, ये सब तो किसी मूवी से भी ज्यादा एंटरटेनिंग है, बस पॉपकॉर्न की कमी है। लड़की के जाने के बाद जूही ने रचित से कहा, गलत बात चीकू, वो लड़की तुम्हारे लिए इतने मन से गिफ्ट लाई थी और तुमने उसको मना कर दिया। वैसे वो थी कौन? जूही की बात सुनकर रचित ने बस अपना सिर हिला दिया। उसने जूही से कहा, वो नर्स माही थी, उसने अभी अभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। और जूही मजाक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रचित और जूही ने बात करना शुरू की ही थी कि एक और लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। इस नई लड़की ने एक ब्लैक कलर की क्यूट ड्रेस पहन रखी थी
जिसे देखकर जूही ने सोचा, प्रिटी, इसकी और चीकू की जोड़ी अच्छी लगेगी। ब्लैक ड्रेस वाली लड़की को देखकर रचित ने कहा, डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर वर्मा ने रचित की ओर अपना गिफ्ट बढ़ाकर कहा, हैप्पी बर्थडे रचित। और ये डॉक्टर वर्मा क्या है? इतनी भी क्या फॉर्मेलिटी? कॉल मी ऋतु। रचित ने ऋतु से मुस्कुराकर कहा, ओके, थैंक यू डॉक्टर ऋतु। ऋतु ने भी रचित से उसका गिफ्ट खोलने के लिए कहा, पर इस बार भी रचित ने मना कर दिया और ऋतु भी वहां से चली गई। नर्स माही डॉक्टर ऋतु को भी रिजेक्ट होते देख बहुत खुश हुई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है ये डॉक्टर रचित का नेचर ही है। गुड, वो सबके साथ ऐसे ही है। ऋतु के जाने के बाद जूही ने रचित से पूछा, ये क्या बात हुई चीकू? रचित ने जूही की ओर कंफ्यूज्ड होकर देखा और पूछा, क्या? जूही ने रचित से कहा, चीकू वो डॉक्टर कितनी अच्छी थी, तुम्हें पसंद भी करती थी, प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया? रचित ने मुंह सिकोड़कर कहा, जूही, मुझे अभी रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब आगे कुछ होना ही नहीं है, फिर मैं किसी को बेवजह की उम्मीद क्यों दूं? जूही ने एक और बार रचित को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, चीकू, तुम ट्राई नहीं करोगे किसी से बात करने की तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? ट्राई तो करो, शायद कोई पसंद आ जाए। और वैसे भी अब तुम्हारी एज हो गई है, देखो मैं तुमसे छोटी हूँ और मेरी शादी भी हो गई है। जूही की इस बात ने रचित के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। रचित ने मन ही मन सोचा, जूही तुम कुछ नहीं समझती, पर मैं ये समझता हूँ कि जिसे मैं चाहता हूँ उसके साथ नहीं रह सकता, पर किसी और के साथ ना रहना तो कम से कम मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। इतना मन में सोचकर रचित ने जूही से सीरियसली कहा, जूही प्लीज। रचित को इतना सीरियस देखकर जूही को लगा कि उसने कोई बाउंड्री क्रॉस कर दी, इसलिए उसने तुरंत रचित से कहा, ओके सॉरी, आगे से नहीं जोर दूंगी तुम्हें। नाउ स्माइल। रचित जूही की टैक्टिक्स को देखकर हंस दिया। इतने में नर्स माही वापस से रचित के पास आकर खड़ी हो गई। वो पहले तो उनसे इधर उधर की बातें करने लगी, फिर बातों ही बातों में उसने जूही से पूछा, मिसेस सिंघानिया, आपने डॉक्टर रचित को क्या दिया? जूही ने ये सुनकर हंस दिया। उसने रचित की ओर देखकर कहा, अरे हाँ चीकू, मैं तो तुम्हारा गिफ्ट देना ही भूल गई। जूही ने फिर एक ब्लू रैप्ड बॉक्स रचित की ओर बढ़ा दिया और मुस्कुराकर रचित से बोली, हैप्पी बर्थडे चीकू, तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो। जूही की बातें सुनकर रचित की आंखों में एक चमक आ गई। उसने जूही का गिफ्ट लेकर उससे एक्साइटेड होकर पूछा, खोलूं मैं इसे? जूही ने भी हंसकर हाँ कह दिया और रचित को गिफ्ट खोलते हुए देखने लगी। जूही और रचित के बीच येलो ड्रेस वाली लड़की खुद को इनविजिबल फील करने लगी। रचित ने जब गिफ्ट खोला तो उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई। जूही ने रचित को एक रोलेक्स की हैंडमेड मैकेनिकल वॉच दी थी, जिसके पॉइंटर गोल्ड के और डिजाइन डायमंड की थी। जूही का गिफ्ट देखकर पार्टी में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी रह गई। सभी को पता था कि ऐसी वॉचेस का स्टार्टिंग प्राइस लैक्स में होता है। गिफ्ट देखकर रचित का मूड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। वो मन ही मन खुद से कह रहा था, जूही ने आज इतना महंगा गिफ्ट देकर दिखा दिया कि ऋषि उसका ख्याल रखता है, उसकी सभी जरूरतें पूरी करता है। खुश है जूही उसके साथ, और साथ ही साथ मुझे भी एहसास करा दिया कि मेरे ऋषि जैसी हैसियत नहीं। मैं जूही को वो सब नहीं दे सकता जो ऋषि उसे बड़े आराम से दे सकता है। रचित के दिमाग में जो भी चल रहा हो, उसने फिर भी जूही से मुस्कुराकर कहा, थैंक यू जूही। रचित आगे भी कुछ कहना चाहता था पर रुक गया, क्योंकि अभी सभी की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। रचित की ट्रू इमोशन से बेखबर जूही ने हंसकर कहा, तुम्हें पसंद आया? थैंक गॉड। पता है मैंने बहुत दिन तक सोचा, फिर मुझे लगा तुम जैसे टाइम की कद्र करने वाले के लिए वॉच से अच्छा क्या होगा। सही सोचा ना मैंने? रचित ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी किसी ने कहा, इट्स टाइम, लेट्स गेट द केक एंड कट इट। ये सुनकर सभी का ध्यान वॉच से हटकर केक की ओर चला गया। रचित और जूही भी केक काटने चले गए। केक कटिंग के बाद सभी ने थोड़ा डांस किया और अब पार्टी अपने जोर शोर पर थी। थोड़ी देर सभी के साथ एंजॉय करने के बाद जूही और रचित दोनों ही डांस फ्लोर से हट गए और रूम में रखे सोफे पर जाकर बैठ गए। अब जब दोनों अकेले थे तो रचित ने जूही से कहा, जूही? जूही ने रचित की ओर देखकर पूछा,
हाँ। रचित जानता था कि महंगी वॉच देने में जूही के कोई गलत इंटेंशंस नहीं थे, पर फिर भी रचित ने जूही से सीरियसली कहा, जूही, वॉच बहुत अच्छी है, बट प्लीज आगे से मुझे इतने महंगे गिफ्ट्स मत देना। रचित की बात सुनकर जूही ने अपने हाथ हिलाकर कहा, क्या चीकू, हमारे बीच में रुपए कब से आ गए? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे लिए सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। और वैसे भी मैं अब रिच यंग लेडी हूं। जूही को यूं इतराते देख रचित की आंखों में नरमी आ गई। उसने वॉच वाला टॉपिक यही खत्म कर दिया और अपना सिर हिलाकर बोला, जैसा आपको ठीक लगे रिच लेडी। रचित के इतना कहते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही रितु उनके पास आ गई और जूही को देखकर बोली, मिसेस सिंघानिया, प्लीज आप मेरे साथ वॉशरूम चलेंगी? रितु का यूं जूही को वॉशरूम साथ चलने को कहना जूही और रचित दोनों को ही बड़ा अटपटा लगा, पर जूही समझ रही थी कि रितु को उससे कुछ बात करनी है, तो इससे पहले रचित कुछ कहता जूही बोली, ओके लेट्स गो। जूही फिर पलट कर रचित से बोली, चीकू, मैं यूं गई और यूं आई। वॉशरूम में डॉक्टर रितु ने जूही से पूछा, मिसेस सिंघानिया, मैंने सुना है आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। जूही रितु की ओर अपनी नाराजगी महसूस कर पा रही थी, इसीलिए उसने भी रितु के सवाल के बदले सवाल ही पूछा। सो जूही का एटीट्यूड देखकर रितु उसकी ओर पलटी और फिर अपनी नाक ऊंची करके बोली, सो आप मैरिड होने के बावजूद भी डॉक्टर रचित के कुछ ज्यादा करीब नहीं है? डॉक्टर रितु की इस बात को सुनकर जूही मुस्कुरा दी। उसने डॉक्टर रितु से कहा, डॉक्टर रितु, आप अपनी जेलसी और फ्रस्ट्रेशन गलत जगह निकाल रही हैं। अगर आप रचित को पसंद करती हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जूही का अपनी ओर इतना फ्रेंडली बिहेवियर देखकर रितु थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। रितु को यूं देखकर जूही हंसकर बोली, चिल, आपको मुझे अपना कंपटीशन समझने की जरूरत नहीं है। मैं और रचित सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और ये मेरी फ्रेंडली एडवाइस है आपको कि रचित के साथ पेशेंस और वार्मली बिहेव करिएगा। जब रितु और जूही आए थे तो उनके बीच टेंशन का माहौल था, पर अभी वॉशरूम से निकलते टाइम दोनों ऐसे हंसकर बातें कर रहे थे जैसे मानो कितने ही पुराने दोस्त हो। जब दोनों अपने प्राइवेट रूम की ओर जा रहे थे, तभी अचानक से कॉरिडोर में गेट खुला और उसमें से एक 50 साल के करीब का आदमी शराब के नशे में धुत चिल्लाते हुए कह रहा था, कहाँ है डांसर्स? बुलाओ जल्दी, पूरा मजा खराब कर दिया। तभी उस आदमी की नजर जूही और रितु पर पड़ी। उनको देखकर उस आदमी के चेहरे से लार टपकने लगी। ऐसा सीन देखकर जूही और रितु वहां से जल्दी से चले जाना चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए वो आदमी पीछे से चिल्लाया, रुको। पर यह सुनकर जूही और रितु और भी तेज चलने लगे। ये देखकर वो आदमी ने भागकर उनकी ओर झपट्टा मारा, मगर इतने में वो दोनों वहां से हट गई और वो आदमी दीवार से जा भिड़ा। ये देखकर दोनों हंसने लगे। अपनी इतनी इंसल्ट के बाद उस आदमी का गुस्सा भी 7वें आसमान में पहुंच गया और उसने जूही का हाथ कसकर पकड़ लिया। जूही ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और उस आदमी से कहा, छोड़ो, लीव माय हैंड। पर जूही के रेजिस्टेंस में उस आदमी को मजा आ रही थी। ये देखकर जूही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने दूसरे हाथ से उस आदमी के पेट पर मुक्का मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद जूही और रितु वहां से जाने को बढ़े। उतने में वो आदमी जमीन पर पड़े पड़े ही चिल्लाकर बोला, पकड़ो इनको, जाने मत देना। उस आदमी के इतना कहते ही रूम से 10-12 लोग और निकल आए और उन्होंने जूही को घेर लिया। ये देखकर जूही ने रितु को मदद मांगने का इशारा किया। जूही के इशारा करते ही रितु वहां से मदद बुलाने के लिए भाग गई, पर अब जूही उन मर्दों के बीच अकेले फंसी हुई थी। क्या होगा अब जूही का? क्या रितु वक्त पर जूही की मदद कर पाएगी या ये शराबी जूही को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।